जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम चल रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब के दूसरे अध्याय को समझने। ये दूसरा अध्याय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय को भी समझने के लिए और 1960 की राजनीति को भी समझने के लिए, 1952 की राजनीति को भी समझने के लिए। आप सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र एक दिन में स्थापित नहीं हुआ है। इस लोकतंत्र की नींव हमारी आजादी के आंदोलन में ही पड़ गई थी। आप सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन में ही जितने भी आंदोलनकारी थे उनका मानना था कि भारत लोकतांत्रिक रास्ते पर ही चलेगा, भारत लोकतंत्र के रास्ते का अनुसरण करते हुए ही चलेगा, भारत अपना शासन अपनी देश की जनता के अनुसार चलाएगा, ना कि किसी और के अनुसार। उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम आजाद होते हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं लोकतंत्र को स्थापित करने की, फिर भी हमारे देश के राष्ट्र निर्माता लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। उनके सामने विकट चुनौतियां होती हैं। आप सब जानते हैं हम एक ऐसी वैश्विक परिस्थिति में आजाद हुए हैं जिसमें विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था। एक धड़ा दूसरा था, दूसरी विचारधारा का था, तो एक धड़ा दूसरी विचारधारा का था। हमें उस समय काल में अपने आप को स्थापित करना था। हम बने तो बनते ही दो भागों में टूट गए। ये बातें याद रखने वाली है। ये और बनते ही मान हमें एक छोटा सा युद्ध भी देखना पड़ा। तो ये सारी समस्याओं से जूझ रहा था भारत। तो भारत ने फिर भी इन समस्याओं से जूझते हुए भी लोकतंत्र से समझौता नहीं किया। लोकतंत्र से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया और लोकतंत्र को स्थापित किया। तो यह पहला पॉइंट ही आपको यही बताता है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, हमने किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। आज आपको लगता होगा कि चुनाव कराना बहुत आसान है, लेकिन पहला आम चुनाव कराना इतना आसान नहीं था। जब हमने पहला 1952 से 52 के बीच में हुआ है, याद रखना, 51 से 52 के बीच में, लेकिन अधिकतम चुनाव 52 में पड़ा है, इसीलिए इस चुनाव को 1952 का चुनाव कहा जाता है। सबने सोचा था कि चुनाव हो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन जब चुनाव का काम करना प्रारंभ किया गया तो समस्याएं सामने आई। पहले तो पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना पड़ा और हमने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है। तो हमारे देश में दो प्रकार के चुनाव हुए, एक केंद्र स्तर का चुनाव और एक राज्य स्तर का चुनाव। तो पहले तो हमने पूरे देश को लोकसभा के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा, फिर राज्य की विधानसभाओं के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा, फिर उन लोगों का चयन किया जो लोग वोट डाल सकते हैं, उनका चुनाव नामांकन, उनकी लिस्ट बनाई, मतदाता सूची बनाई। और पहली सूची बनाई जब हमने तो बहुत सारी गलतियां रह गई। और आप सब जानते हैं कि उस समय महिलाओं को फला की बीबी, फला की बेटी, फला की बहन के नाम से जाना जाता था। और आप सब जानते हैं कि इस देश की 50% जनसंख्या में महिलाओं का योगदान है और बिना महिलाओं के योगदान के इस देश का लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो इस चीज को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के लिए बहुत जरूरी था कि भारत में हर वो व्यक्ति जो वोट डालने के योग्य है उसे वोट डालने का उसका अधिकार मिले। हम एक ऐसे देश थे जिसने अपनी आजादी के साथ ही अपनी महिलाओं को भी, अपने अशिक्षित समाज को भी वोट डालने का अधिकार दिया। नहीं तो दुनिया में बहुत से उस समय भी देश थे जो अपनी महिलाओं को और अपने अशिक्षित समाज को वोट डालने का अधिकार नहीं देते थे। और यही दूसरा मुद्दा भी आ गया कि हमारे देश में उस समय सिर्फ 13% लोग शिक्षित थे। अशिक्षित समाज को चुनाव प्रणाली समझाना, चुनाव का तरीका समझाना, किस प्रकार से वोट डालना है, इन सब चीजों को समझाना एक माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के समान था।
माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के समान था। लेकिन हमारे देश के चुनाव आयोग ने, हमारे देश के राष्ट्र के नेताओं ने इस काम में सफलता प्राप्त करी और 1952 का चुनाव होता है। बहुत सारे विदेशी पत्रकारों ने और बहुत सारे देशी पत्रकारों ने इस चुनाव को भारत का क्या कहा था, पता है सबको क्या कहा था? याद है कि नहीं याद है? इसको कहा था इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। पंडित नेहरू पर यह आघात करा गया था कि पंडित नेहरू ये अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं, जो इन अनपढ़ों को वोट डालने का अधिकार दे रहे हैं। लेकिन जब 1952 में चुनाव का रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है और वो सलाम करती है पंडित नेहरू को कि हां पंडित नेहरू, आपने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करके दिखाया। हर निर्वाचन क्षेत्र में 4-4 उम्मीदवार खड़े थे और अगर लोकतंत्र में आपके पास विकल्प नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ यह है कि आपके पास विकल्प का होना बहुत जरूरी है और जो लोकतंत्र विकल्प न दे सके वो लोकतंत्र नहीं है। आज अगर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है तो ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। इसका मतलब आप अपने लिए विकल्प खोज नहीं पा रहे हैं। आपको विकल्प खोजना आना चाहिए। आज व्यक्ति ने कभी सत्ता संभाली नहीं है, उसको पहले ही मूर्ख, पप्पू का टैग दे दिया जाता है। उसने आज तक सत्ता संभाली तक नहीं है उस व्यक्ति ने, और उसके ऊपर यह टैग मर दिया गया है कि तू पप्पू है। तो इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। प्रशांत किशोर जी को सुना करो जो आपको बताएंगे कि देश की चुनाव की हकीकत क्या है। एक निष्पक्ष नेता को सुना करो, और हमारे देश में निष्पक्षता तो है ही नहीं। हमारा देश आधा इधर बटा है, आधा इधर बटा है, और इस आधे के चक्कर में देश सही रास्ते पर कभी जा ही नहीं पाता। आगे सुनिएगा। तो 1952 के चुनाव में हमने इस प्रकार की समस्याओं से जूझा। पहली बात, चुनाव आयोग की स्थापना, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना, फिर चुनाव के माहौल को बनाना, फिर चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना। इन सब कामों को करने के बाद लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए विपक्षी पार्टियां होनी चाहिए। तो ये सारे काम करे गए और फिर चुनाव कराया गया, और फिर आप सब जानते हैं पहला चुनाव धूमधाम से कांग्रेस पार्टी जीतती है, कांग्रेस पार्टी जीतती है। इस बात को आप बखूबी जानते हैं। तो इस चैप्टर का नाम तो वैसे एक दल के प्रभुत्व का दौर है। एक दल के प्रभुत्व का दौर इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक लंबे समय तक एक पार्टी ने ही पूरे देश में डोमिनेट किया, एक लंबे समय तक। लेकिन मैं आप सबको बता देता हूं कि कांग्रेस अपने आप में ही पक्ष थी और अपने आप में ही विपक्ष थी। आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में ही समाजवादी विचारधारा से भी थी, पूंजीवादी विचारधारा से भी थी और सामंतवादी विचारधारा से भी भरी पड़ी थी। सब प्रकार की विचारधारा के लोग उसमें समाहित थे, और विपक्ष भी था। ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं था, विपक्षी दल भी मौजूद थे भारत में उस समय। और मैं आप सबको यह भी बता देता हूं कि यहां पर आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस का डोमिनेंस रहता है। पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस के डोमिनेंस का कारण क्या है आप सब जानते हैं। पहला कारण है उसके पास स्वतंत्रता की आजादी का क्रेडिट, स्वतंत्रता की आजादी का क्रेडिट था उसके पास, कि उसके नेतृत्व में देश ने आजादी प्राप्त करी है। और उसके पास जितने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता किसी भी पार्टी के पास नहीं थे। संख्या बता रहा हूं मैं, जितनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर के नेता कांग्रेस पार्टी में थे, उतने बड़े स्तर के राष्ट्रीय नेता किसी और पार्टी में नहीं थे। समझ में आई बात? तो ये वो प्रमुख कारण है जिनके कारण कांग्रेस पहले तीन आम चुनाव में पूरे डोमिनेंस के साथ बैठी रहती है सत्ता में। आगे भी बैठी रहेगी, लेकिन वो डोमिनेंस धीरे धीरे कम होता चला जाता
है। और आज आप देखिए कांग्रेस का डोमिनेंस नहीं है, आज भाजपा का डोमिनेंस है। तो ये चीजें बदली हैं। इन चीजों के बदलने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इन चीजों को समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और कांग्रेस को यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस उस समय, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण क्या है, कांग्रेस क्यों प्रभुत्वशाली बनी रही। और आपका यह प्रश्न भी आता है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कांग्रेस अपने आप में ही सारी विचारधाराओं को समाहित करके चलती थी। कांग्रेस उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच था, जहां पर हर विचारधारा के लोगों को, हर सामाजिक पहलू के लोगों को बिठाया जाता था और उनकी बात रखी जाती थी, और बहुत अच्छे तरीके से। और आप सब जानते हैं कि ये दुनिया सत्ता की लोभी है, और जहां सत्ता होती है वहीं लोग पहुंच जाते हैं। जैसे आज अगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, तो वो भारत से प्यार नहीं करते, वो सत्ता से प्यार करते हैं। उनको सत्ता का लोभ है, उनको विचारधारा का लोभ या अपने सिद्धांतों का लोभ नहीं है। आज इस देश में तो सिद्धांतों का लोभ किसी को भी नहीं है, सबको सत्ता का लोभ है। सत्ता कैसे भी आए, हमारे हाथ आए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सिद्धांत जाए पानी में, छपाक, समझ में आई बात? छपाक हो रहा है, सिद्धांत तो छपाक कर रहे हैं, बस सत्ता आए फटाक और मैं बैठूं कुर्सी पर, इसके अलावा किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। आज आप देखो कि कैसे चीजें बदल रही हैं। एक समय था कि लोग करप्शन करते थे, आज एक समय है कि पूरी पार्टी करप्ट है, पूरी पार्टी करप्ट है, और लोगों के आंखों पे ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है कि लोग उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। ये हकीकत है। मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, सारी पार्टियां। अब आपको मैं पहले बता देता हूं, देखो चुनाव में ना पैसा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जिसके पास पैसा होगा उसके ही सबसे ज्यादा होर्डिंग लगेंगे, और जिसके जितने होर्डिंग लगेंगे उसका जनता के मस्तिष्क पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। आप आते हैं पहाड़गंज से गोल मार्केट तक, आपको सारे के सारे होर्डिंग किसके दिखते हैं? बताओ, मोदी जी। किसके? तेज बोलो भाई। मोदी जी के। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके पास सत्ता है और दबा के पैसा है। केजरीवाल के दिखते हैं दिल्ली में, समझ में? केजरीवाल का रेशो कम है, अगर 10 होर्डिंग लगे हैं तो 4 केजरीवाल के होंगे और 6 माननीय प्रधानमंत्री जी के होंगे। ये रेशो है दिल्ली में, समझ में आई बात? तो ये पैसे का खेल है। कौन दे रहा है इनको पैसा? इतना जनता नहीं दे रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति। आज कल रात को आ गया चुनावी बॉन्ड्स का डेटा, आप लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी को किसने डोनेशन दिया है। और मैंने आप सबको ग्लोबलाइजेशन में पढ़ाया ही है कि फ्री में कोई किसी को पैसा नहीं देता, व्यापारी तो खासकर किसी भी राजनीतिक दल को मुफ्त में पैसा नहीं देता। वो इसीलिए देता है जिससे कि आप उसके फायदे में नीतियां बनाएं, उसके फायदे में नीतियां बनाए और वो फिर उन नीतियों का फायदा उठाकर अपना पैसा कमाए। वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहे, जनता जाए छपा पानी में। समझ में आई बात? कि इन बातों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पर उस समय ऐसी स्थितियां नहीं थी, उस समय ऐसी स्थितियां नहीं थी। कांग्रेस के डोमिनेंस के पीछे उसके सैद्धांतिक कारण थे, वो सैद्धांतिक कारणों से उतने ऊपर बैठी थी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने भी उस समय बहुत ज्यादा गलत किया है। उसने भी विपक्षी दलों की सरकारों को गिराकर राष्ट्रपति शासन के माध्यम से अपनी सरकारें पुनः स्थापित करी है, चाहे वो केरल हो जाए, केरल में सबसे पहले किया है। तो ये मैं मानता हूं, स्वीकारता हूं, लेकिन आज की तरह नहीं कि मुंह पे राम का नाम है और पीछे से पैसा। समझ में आई बात? उस समय ऐसे राजनीति नहीं थी। आज की राजनीति में पैसा प्रमुख है, पैसा बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। उस समय पैसा इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाता था। समझ में आई बात कि नहीं आई? आज आप जाएं और पढ़ें, देखें कि चुनावी बॉन्ड्स किस प्रकार से एक ही दल को पैसा दिया गया है।
एक दल के पास कितना पैसा गया है। और मैंने आपको बताया आज के चुनाव में पैसा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका। तो आप देखो, आप जिस दल के पास पैसा होगा उस दल का डोमिनेशन कितना होगा, उस दल का फेक एडवर्टीजमेंट कितना होगा, चाहे वो काम करे या ना करे फिर भी उसका एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा होगा। आप आज के टाइम पे यूट्यूब खोलते हैं तो सबसे पहले वीडियो चलने से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जरूर आ जाता है, आता है, सब देखते हैं। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके पास इफराद पैसा है, इफराद, और वो सरकारें पैसे के दम पर खरीद लेते हैं। आपने देखा, महाराष्ट्र देख लो, कहीं भी देख लो, बिहार देख लो, हर प्रकार से इसी प्रकार से सरकारें खरीदी और बेची जा रही हैं। लोकतंत्र को पूंजीवाद ने हड़प लिया है, आज पूंजीवादी ताकतों ने हड़प लिया है, और ये इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहा है। ये आप समझिए, एक समय था कि लोग घूस लेते थे और आज एक समय है कि दल घूस लेता है, और दल का घूस लेना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस बात को आप सब समझें, और अगर आज नहीं समझे आप तो इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।